let's go. It's gonna be a show. Don't act like you don't know. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कैम बायो स्टडी बूस्टर में। दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियां चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। जो आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप उनसे अपडेट हो जाएंगे। तो फैक्ट नंबर 1, पहला, तो पहले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में मैं कुछ जनरल सी जानकारी देना चाहूंगा आप सभी को। फैक्ट से पहले देखिए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो प्लस लॉजी। आप सभी जानते हैं, बायो का मतलब हो गया जीव और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले सन 1801 में, ठीक है, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक थे ट्रेविवेनस। ठीक है, इन्होंने दोनों शब्दों को जोड़ के यानी बायो प्लस लॉजी को एक शब्द का इस्तेमाल किया, बायोलॉजी, जिसका मतलब है जीवों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविवेनस इन्होंने किया था 1801 में। ठीक है, अब फैक्ट नंबर 2, तो सेकंड फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो बायोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जिनको बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, अरस्तु। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? इनको बोला गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता। वो इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 500 से अधिक जीवों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। यानी जीव यानी यहाँ पर मेरा मतलब है कुछ जानवरों के बारे में। एनिमेलियम आप समझ गए होंगे नाम से। ठीक है, तो कुछ जानवरों के बारे में इन्होंने जानकारियां दी थी और बताया था, थोड़ा डिटेल में बताया था। तो इसीलिए विशेषज्ञों ने उस जानकारी के आधार पर इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3। इसको मिटा देता हूं दोस्तों मैं। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक यानी वनस्पति यानी कि बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का यानी बॉटनी का जनक यानी फादर जिसको बोलते हैं, फादर यानी कि थियोफिस्टस, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि थियोफिस्टस। एक चीज और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आप सभी के लिए कि जैसे कि बायोलॉजी की बात करें तो बायो प्लस लॉजी, इसको 2 कैटेगरी में बांट दो दोस्तों। पहली कैटेगरी है आपकी वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे? बॉटनी। दूसरी है आपकी जंतु विज्ञान, जिसको आप बोलेंगे जूलॉजी। तो इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो थियोफिस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। एक और फैक्ट है, जो थियोफिस्टस थे ये शिष्य थे, यानी कि जो एक प्रकार से बोले स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट थे किसके? अरिस्टोटल के, यानी अरस्तु के शिष्य थियोफिस्टस। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा मैं कि अरस्तु का एक शिष्य और था, ठीक है, जिसको सिकंदर बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर मकदूनिया का राजा था जो विश्व विजय के लिए अभियान के लिए बाहर निकला था। ठीक है,
तो उसको जो कहा जाता है कि विश्व विजय का जो सपना है वो किसने दिखाया था? अरस्तु ने दिखाया था। तो अरस्तु के एक प्रकार से दो शिष्यों के बारे में हमें जानकारी मिल गई। पहला तो एक सिकंदर था और दूसरा हो गया आपका थियोफेस्टस, जिन्होंने बॉटनी के बारे में यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में लिखित में व्याख्यान दिया दोस्तों। ठीक है, अब आगे फैक्ट नंबर 4। नेक्स्ट चौथे फैक्ट के बारे में बताएंगे दोस्तों कि हमारे शरीर में खनिज कितने होते हैं। फैक्ट नंबर 4, खनिज की बात की जाए हमारे शरीर में खनिजों की संख्या जो होती है वो 2 से 3% होती है। यहाँ पर खनिज से मेरा मतलब है पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं जिनको हम खनिज बोलते हैं, एक दो छूट रहा होगा वो आप एवरेट कर लीजिएगा मुझसे। सोडियम मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, सोडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो खनिज होते हैं उनकी मात्रा हमारे शरीर में 2 से 3% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 की बात करेंगे। 4 फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है ये चारों बड़े तरीके से यानी बड़े अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ इसीलिए हर चीज को। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट नंबर 5, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है केवल मैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप में आप सभी को कोई चीज पहुंचाना चाहता हूँ। यानी जो 10 लिस्ट मैंने बनाई है, जो 10 कैटेगरी बनाई है वो डिफरेंट तरीके की है। अब कुछ लोग ये वीडियो देख के ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये तो सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहे। तो दोस्तों मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ठीक है ना। अगर पढ़ाने की बात है तो हम पार्टिकुलर विषय पर एक अलग अलग 20-25 मिनट की वीडियो बनाते रहेंगे, आप उनको देखिएगा। मैं बायोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो आपको बीच बीच में बनाकर डालता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट की हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा झुर्रियां को नाम सुना होगा आपने, जिनको बोलते हैं रिंकल्स। ठीक है, बहुत ऐड आता है टीवी पे। तो झुर्रियां पड़ने का जो हमारी जो स्किन है यानी त्वचा है उस पर झुर्रियां पड़ने का कारण क्या है? एक तो कारण ये भी है कि कुछ एक एज होती है, क्राइटेरिया होता है, एक एज के बाद झुर्रियां पड़ी जाती है चेहरों पर। ठीक है। दूसरा ये मेन कारण ये होता है कि एक हमारे शरीर में कोलेजन तंतु होता है, कोलेजन तंतु। ठीक है, इसके टूटने पर हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं। कोलेजन तंतु के टूटने पर हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं। अब कोलेजन तंतु होता क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। देयर इज वन वैरायटी ऑफ प्रोटीन, यानी ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसके टूटने पर हमारे शरीर में की जो स्किन होती है या त्वचा है उस पर झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब फैक्ट नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट नंबर 6 दोस्तों ये है कि अगर आपको जनरली देखा जाए तो आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोच भी सकते हैं कि दो चीजों को जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस यानी कोई ना कोई ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ती है जो दो चीजों को जोड़े आपस में। फॉर एग्जांपल कि लकड़ी को दो चीजों में जोड़ना है तो फेविकोल की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक टूटी हुई को जोड़ना है तो एल्फी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी प्रकार से हमारी हड्डियों को जोड़ने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लीगामेंट। लीगामेंट यानी हमारे जो हड्डियां हैं, जितने भी हमारे जॉइंट हैं, वो किससे जुड़े हुए? लीगामेंट। अब लीगामेंट होता क्या है? एक चिपचिपा तरल और ठोस पदार्थ होता है, लिसलिसा टाइप का, जो हमारी हड्डियों के जॉइंटों को आपस में जोड़ता है, ग्रीस टाइप में कुछ। ठीक है दोस्तों, तो लीगामेंट बोलते हैं उसको। तो हमारी शरीर की जो जितनी भी हड्डियां हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? लीगामेंट से। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं हम अपने फैक्ट नंबर 7 की ओर। दोस्तों आगे चल के आप सभी को बायोलॉजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। एक पार्टिकुलर टॉपिक हम पकड़ेंगे और उस पार्टिकुलर टॉपिक पर एक पूरा एक चैप्टर तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप उसमें सीक्वेंस पे पढ़ सकते हैं। ये तो केवल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
केवल 10 टॉपिक मैंने जो चुने हैं जो हो सकता है बहुत ही कॉमन है, जो आप सभी को पता होने चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7, अब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? आप सभी को पता होगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा जो होती है वो 5 से 5.5 लीटर उसको मान के चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बुक्स। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन ऐसा हो मतलब हर व्यक्ति पर संभव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार ये जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना ही हो 5 से 5.5 लीटर। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति में अगर वजन 100 किलो है तो उसमें इतना क्यों मिलेगा? उसमें तो ज्यादा मिलेगा ना, 7 to 8% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप अनुमान निकाल सकते हैं। ये कंडीशन इस पे डिपेंड करती है, यानी हमारे बॉडी वेट पे 7 to 8% ब्लड पाया जाता है। ठीक है, जो कितना हो सकता है नॉर्मली 5 से 5.5 लीटर हो सकता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में। अगला फैक्ट है दोस्तों फैक्ट नंबर 8, फैक्ट नंबर 8। अब बात करते हैं यहां पर ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा फैक्ट, यानी जब ब्लड की बात चलती है तो थोड़ा सा जोड़ भी देते हैं हम हल्का सा। देखिए पहले तो आप सभी को ये पता होगा कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7.4। पीएच मान आपको सभी को पता है ना, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, केमिस्ट्री में जो आप वीडियोस देखिए उसमें आपके नवीन सर जो पढ़ा रहे हैं, आप केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उसमें कभी इस चीज पे चर्चा करेंगे कि पीएच वैल्यू होती क्या है। ठीक है ना, तो पीएच जनरली मैं बता देता हूँ। पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है जिसमें बीच में क्या होता है 7 होता है, इधर 7 से कम नंबर और इधर 7 से ऊपर नंबर। 7 से कम नंबर होते हैं एसिडिक होती हैं चीजें, और 7 से ऊपर नंबर होती हैं वो चीजें क्या होती हैं बेसिक। ये हो गई तेजाब यानी कि एसिड वाली, और ये हो गई क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय। ठीक है, जो 7 में जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो वाटर होता है वो नॉन बेसिक और नॉन एसिडिक। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ना अम्ल के गुण होते हैं उसमें ना क्षार के गुण होते हैं। वो बीच में होता है वो 7 में वाटर होता है। लेकिन हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है 7.4, यानी थोड़ा सा ज्यादा इससे, यहाँ पर हल्का सा ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो आप कह सकते हैं तो इसके आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल नाउ वी कैन कैटेगराइज द ब्लड इनटू बेसिक फैक्टर। ठीक है, तो बेसिक फैक्टर पाए जाते हैं उसमें, यानी ब्लड का जो को एक कैटेगरी में रखेंगे तो ब्लड कैसा हो गया बेसिक। ठीक है, क्षारीय। एंड फैक्ट नंबर 8, अब बात करते हैं तो जो ब्लड होता है उसको ब्लड बैंक में जो रखने की जो अवधि होती है, यानी कितने दिन तक हम ब्लड को ब्लड बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिन तक रख सकते हैं? तो इसकी एक निश्चित डेट होती है दोस्तों। ब्लड बैंक में ब्लड को रखने के लिए केवल 42 डेज रखा जाता है। 42 डेज के बाद आपके ब्लड को जो ब्लड रखा होता है उसको या तो रिप्लेस कर देंगे वो, या फिर कहीं ना कहीं उस 42 डेज के अंदर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, 42 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वो मतलब इस्तेमाल लेने लायक नहीं रहता। तो 42 दिन तक उस ब्लड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपका जो ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, यानी आप कह सकते हो उनकी जो मशीन है या रेफ्रिजरेटर है जो भी कुछ है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। आप सोच रहे होंगे कि उसको तो 0 डिग्री पे रखा जाता होगा खराब ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 0 डिग्री पर तो बर्फ जम जाती है, सभी को पता है ना। 0 डिग्री पर तो आइस जम जाती है, नहीं बर्फ जम जाती है। तो 0 डिग्री नहीं होता, उसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ जमने से थोड़ा सा ज्यादा, यानी बर्फ नहीं जमने देते वो उसकी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में, और 42 दिन तक के लिए रखा जाता है। 42 दिन तक या तो उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक और छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि आप सभी को पता होता है कि ब्लड डोनेट करने के लिए जो बोला जाता है तो एक व्यक्ति से एक बार में कितना ब्लड लेते हैं डॉक्टर या जो भी है जो उनकी टीम होती है, वो एक व्यक्ति से जनरली एक बार में
वन टाइम में 350 ml ब्लड लिया जाता है दोस्तों। 350 ml ब्लड लेते हैं। तो 350 ml ब्लड लेते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमी हो जाती है कि 350 ml का मतलब हो गया 1 यूनिट हो गई। लेकिन दोस्तों ये 1 यूनिट नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है आपका 450 ml, यानी 1 यूनिट से थोड़ा सा कम। जो डॉक्टर जो ब्लड लेते हैं हमारे शरीर में, जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, तो वो मैक्सिमम 350 ml ले सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी कंडीशन के आधार पर देखते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या इतने तक दे सकता है, उनका अपने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन 1 यूनिट ब्लड की बात करें तो उसमें 450 ml ब्लड होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो फैक्ट नंबर 9 की ओर चलेंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप यानी हिंदी में इनको बोलते हैं रक्त समूह। तो रक्त समूह की जब हम बात कर रहे हैं, तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो 1900 यानी सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, या हिंदी में भी लिख देता हूं दोस्तों मैं। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने खोज की थी ब्लड ग्रुप की। उन्होंने ये बताया था कि हर व्यक्ति का ब्लड जो होता है वो अलग अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ा दो, ठीक है। तो ये अब क्यों अलग होता है, तो इस चीज की व्याख्या की थी। अब जब भी आप बायोलॉजी में आप पढ़ाई करेंगे इस चीज के बारे में, मेडिकल लाइन में जब भी आप आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो बड़ा योगदान रहा है इस चीज को व्याख्यान करने में। तो आगे एक और चीज इससे जुड़ी हुई है, RH फैक्टर। RH फैक्टर ये ब्लड में पाए जाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये बताया था ब्लड RH फैक्टर्स क्या होता है, ये एंटीजन में पाया जाता है, ठीक है। RH फैक्टर इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन के आधार पे ये इसका प्रतिरोधी होता है एंटीबॉडी, ठीक है। ये एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट होते हैं। तो इस चीज को हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड है वो किसी भी व्यक्ति को RH फैक्टर के आधार पर ही चढ़ाया या आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर RH फैक्टर के आधार पर वो फिट नहीं बैठ पाता है ब्लड, तो हम उसको हटा देंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या हुआ कि ब्लड को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी A, B, AB, O, इस प्रकार से इनके कैटेगरी बना दिए, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। RH फैक्टर्स के आधार पर जो क्या है, एक एंटीजन है, एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, RH फैक्टर की जो खोज की थी वो भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनका नाम था अलेक्जेंडर एस वीनर, ठीक है। अलेक्जेंडर एस वीनर और प्लस आपके कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने RH फैक्टर्स की खोज की थी। तो RH फैक्टर्स की इन्होंने खोज की थी। अब ये कहां पे हुई थी, ये दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में इन्होंने की थी, दक्षिण अफ्रीका के जंगल में, ठीक है। अब उसमें जो दक्षिण अफ्रीका के जंगल में ये सबसे पहले जो RH फैक्टर जो पाया गया, ये इन्होंने एक बंदर के अंदर पाया, ठीक है। तो एक बंदर के आधार पर इन्होंने खोज की। आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज भी बंदर ही हैं, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक बंदर में पाया गया RH फैक्टर, तो उसी के प्रकार आधार पर इन्होंने ये खोज की थी, ठीक है। आप सभी को आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो मंकीज यानी कि एनिमल्स हैं, जो बंदर और हमारी कैटेगरी, वो हम दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं
और कौन सी समानता है वो आपको आगे जब बायोलॉजी के चैप्टर आएंगे तो उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अंतिम फैक्ट नंबर 10। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, फैक्ट नंबर 10। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आपके लोगों के एग्जाम में आएगा, ये कंपटीशन में आएगा, लेकिन जानकारी आप सभी को हो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कभी भविष्य में काम आ जाए भूले भटके। ठीक है, फैक्ट नंबर 10। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, यदि कोई पुरुष है, ठीक है, और उसके अंदर फैक्ट नंबर 10 डाल देता हूं इसको मैं, लास्ट फैक्ट है ये, इसको थोड़ा डीपली को सोच करेंगे। फैक्ट नंबर 10 यानी कि यदि कोई पुरुष है यानी कि मेल है और उसका RH फैक्टर वो क्या है, प्लस है, ठीक है, मान के चल रहे हैं, अब उसकी शादी होगी एक औरत से, फीमेल से शादी हुई, अब उसका RH फैक्टर क्या है, वो माइनस है। तो जो इनके द्वारा जो संतान जन्म लेगी, ठीक है, शरीर में जो बच्चा होगा उसके शरीर में RH प्लस फैक्टर्स पाए जाएंगे ब्लड में। ठीक है, तो जो संतान होगी उत्पन्न होगी, जो उसका पहला ही जो बच्चा है वही जीवित रहेगा, बाकी सारी संतानों के मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो RH फैक्टर्स जो होता है उसके पाए जाने के बाद जो खून का जो थक्का है वो बन जाता है, यानी जो बच्चा जो जन्म लेगा RH फैक्टर्स के कारण उसके जो ब्लड में क्या है, जो उसके खून का थक्का जम जाएगा, जिससे कि उसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो समय समय पर चेकअप करते रहते हैं और डिलीवरी से यानी कि बच्चे के जन्म लेने से 72 घंटे पहले ही वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं, यानी 72 घंटे पहले, एक डिलीवरी से 72 घंटे पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो उस लेडीज को वो लगाया जाता है ताकि वो इंसान जो भी जन्म लेने वाला है उनके द्वारा वो सुरक्षित रह सके। ठीक है दोस्तों, ऐसी संभावना भविष्य में ना हो। तो ये जो थे 10 अननोन फैक्ट्स बायोलॉजी के बारे में। आगे हम बात करेंगे केमिस्ट्री से जुड़े हुए 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में दोस्तों। ठीक है,